जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अब ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विषयों पर सभी प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मैथ्स के सेशन को लेकर के बहुत सारे हमने टॉपिक्स पर चर्चा की है। वैसे आज मैं आशीष बाके आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है द्विघात समीकरण, या उसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ और चीजें समझनी होंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, कुछ रूपरेखा बना रखी है कि हम किस आधार पर, किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, उस चीज को समझ लेते हैं। तो मैंने लिखा कि चर एवं अचर, वास्तव में ये शब्द बने हैं, ये है क्या। ठीक है, तो चर वो होते हैं, चर वे वैल्यू होती है, जैसे मान लिया कि x, y, z, a, b, c एक्सेट्रा कुछ भी चीज है। ठीक है, जिनमें यदि किसी बहुपद में x की वैल्यू होगी या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से कुछ अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और वैसे ही y की जो वैल्यू होगी वैसे ही 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जिनके मान अलग अलग होते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चरपद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिनके मानों को हम बदल सकते हैं वो चरपद कहलाते हैं। वैसे अचर पद की बात की जाए तो 1, 2, 3 से लेकर के कुछ भी वैल्यूज होगी, √2 मान लिया, √3 ले लिया, या -1, -2। ठीक है, तो इस तरह की जो भी वैल्यूज होंगी ना, जिनके मानों को कभी बदला नहीं जा सकता, वो अपने आप में क्या कहलाएंगी, अचर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि चरपद वे होते हैं जिससे किसी बहुपद में जिनके मानों को अलग अलग किया जाता है, जैसे कि एक से अधिक मान जिनके होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, चरपद में कहलाएंगे। और अचर पद वे जिनके मान निर्धारित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोग ने समझ ली। ठीक है, वैसे हम लोग आगे अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं कि ये चर और अचर को हमने क्यों समझा। ठीक है, चर और अचर को समझने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम लोग बहुपद को समझना है। क्या समझना है, बहुपद को। तो हमने देख लिया कि भाई बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद को यदि परिभाषित किया जाए नॉर्मली, तो चर और अचर दोनों पदों से मिलकर बनने वाले पद क्या कहलाएंगे, अपने आप में बहुपद कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x+1, ठीक है, या ले लिया मैंने 2x+3, या ले लिया मैंने x² - 2x+1, ठीक है, एटसेट्रा, मैंने कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो ये चर और अचर दोनों वैल्यू से मिलकर बने हुए हैं, ये भी चर और अचर दोनों वैल्यू से मिलकर बने हुए हैं, ये भी बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के पद क्या कहलाते हैं, अपने आप में बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रकार हैं। क्या होता है, कुछ प्रकार जैसे मैंने मान लिया कि रैखिक बहुपद क्या होता है। क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बहुपद, जैसे मैंने एग्जांपल लिया x+1, ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात क्या हो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात है, मैक्सिमम घात क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपने आप में रेखीय बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, वैसे ही होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया x² + 2x+1, ये कोई एग्जांपल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सबसे जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या हो गया, अपने आप में द्विघातीय बहुपद हो गया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x³ + 2x² + x+1, इस तरह से कुछ भी हमने लिख दिया। ठीक है, जिसमें अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 3 है, x की अधिकतम घात, यानी कि चर पद की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 3 है, तो उसे हम कह सकते हैं कौन सा बहुपद है, वह त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमने क्या चीजें देखी कि रेखीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय से लेकर के जो भी मैक्सिमम घातें होंगी उन्हें हम उस तरह से बहुपद के प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे समझने लायक है कि कोई भी रेखीय बहुपद होगा, जैसे ये रेखीय बहुपद है, इसमें कितनी मैक्सिमम घात है, 1 घात है। तो ध्यान दीजिएगा, x की कितनी वैल्यू निकलेगी, x के मान निकलेंगे केवल 1 ही। ठीक है, वैसे हम देखा द्विघातीय बहुपद या मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, तो x की कितनी वैल्यूज निकल सकती है, x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, 2 ही निकलेंगी, 2 से कम नहीं निकलेंगी। ठीक है, वैसे हमने क्या किया, जैसे देखा हमने कि x की यदि घात क्या है, 3 है मैक्सिमम, तो क्या हो गया, वहां पे 3 वैल्यूज निकलेंगी। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है, उसके प्रकार क्या होता है। ठीक है, और उनमें x की वैल्यूज कैसे निकलती हैं। ठीक है, वैसे यदि हम समझे कि इनकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, जैसे ये जो वैल्यूज है ये तो हमने समझ में आ गई, लेकिन बहुपद की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को कैसे समझा जाए। तो बहुपद की पहली शर्त तो ये होती है कि किसी भी बहुपद की जो घात होती है, मैक्सिमम घात जो बोल सकते हैं हम, वो कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, पहली चीज, जैसे हमने ले लिया कि x - 1 + 1, तो ये भी क्या होगा, कभी भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, वैसे एक और शर्त है, दूसरी शर्त ये है कि जो घात है कभी भी किसी बहुपद की मैक्सिमम घात जो होगी वो कभी भी करनी में नहीं होती।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि x की बात √2 + 1, तो ये क्या होगा, कभी बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इन दोनों शर्तों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो बहुपद होती है उसकी मैक्सिमम घात हमेशा वास्तविक होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं हम आगे के टॉपिक्स की तरफ। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यहाँ पे हमने बहुपद तो समझ लिया, लेकिन बहुपद को समीकरण से जोड़ा कैसे, ठीक है। तो बहुपद और समीकरण को हम लोग कैसे वर्गीकृत करेंगे, दो अलग अलग एग्जांपल्स लेके, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखा कि x² - 2x + 1, एक ये चीज लिखी मैंने, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये पहली चीज लिखी। दूसरी चीज मैंने लिखी x, ये सेकंड वाला जो लिया, ठीक है, x² - 2x + 1 = 0, ठीक है। मतलब कि किसी भी बहुपद का जो मान होता है जरूरी नहीं कि वह क्या हो, 0 के बराबर हो, जरूरी नहीं है कि वह मान क्या हो, 0 के बराबर हो, जरूरी नहीं, ये कह रहा हूं, ठीक है। और यदि निश्चित रूप से वह 0 के बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा अपने आप में, ये कहलाएगा अपने आप में समीकरण, ठीक है। और यदि निर्धारित नहीं है तो अपने आप में क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, जिसके मान की निश्चितता को हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। आई बात समझ में। ये होता है बहुपद और समीकरण दोनों में अंतर, ठीक है। अब समीकरण में भी वही चीजें होती है जो क्या होती है, बहुपद में होती है, वही रैखिक समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, चतुर्घातीय समीकरण, मतलब जितनी भी मैक्सिमम घातों या जितनी भी मैक्सिमम पावर्स को लेकर के हम चलेंगे, वैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ने यहाँ पर चीजों को भी समझ लिया कि कैसे हम लोग समीकरण को परिभाषित करेंगे, कैसे हम लोग बहुपद को परिभाषित करेंगे और कैसे हम लोग बहुपद की शर्तों और प्रकारों को समझेंगे। वैसे ही हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है हमारा द्विघातीय समीकरण। क्या है, द्विघातीय समीकरण, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण जो होता है वो वास्तव में हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है, मैक्सिमम घात 2 होती है, लेकिन द्विघातीय समीकरण का एक मानक समीकरण होता है, ठीक है। उस चीज को देख लें हम लोग। द्विघातीय समीकरण का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। मैंने कहा कि बराबर 0 रहेगा तो अपने आप में समीकरण होगा। जहां पर ये तीन वैल्यूज निकली है दोस्तों, a, b और c, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है या क्या होती है, वास्तविक होती है, निश्चित होती है, ठीक है। किसी भी अलग से मतलब किसी भी तरह से जिससे सम्मिश्र संख्या या इस तरह से नहीं होती या परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। इनके मान हमेशा क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्लियर होगी बात। तो हम लोग कह सकते हैं कि एबीसी की वैल्यूज जो है यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज देखने लायक है कि हमने ये मानक समीकरण माना जरूर है, इसमें x की कुछ वैल्यूज जरूर होंगी जिससे कि वो 0 को प्रूव करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यूज को यहाँ पर निकालने के लिए माननीय श्रीधराचार्य जी हैं, एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं श्रीधराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है x = -b ± करनी में b² - 4ac / 2a। आगे बात समझ, ये फॉर्मूला दिया उन्होंने x की वैल्यूज निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस की होगी आपने कि यहाँ पर ये 0 और ये जो प्लस और माइनस है ये क्यों लिखा हमने, प्लस और माइनस क्यों लिखा, तो ये प्लस और माइनस अलग अलग वैल्यूज निकलेंगी, जैसे कि किसी भी द्विघातीय समीकरण में मैक्सिमम x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं पहली चीज देख लूं यहाँ पे कि जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, यानी कि अल्फा = -b प्लस करनी में b² - 4ac / 2a, ठीक है। वही एक और वैल्यू होती है जो माइनस को डिनोट करती है, ठीक है, बीटा = -b माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac / 2a। आई बात समझ में। तो ये दो वैल्यूज होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, सब सीधी सी बात है, ये वैल्यूज मूल कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल कहलाती है। मतलब x की दो वैल्यूज हैं अल्फा और बीटा, ये मूल है जिनकी वैल्यू हम उस समीकरण में रखेंगे और वो 0 को प्रूव करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा और बीटा क्या हो गए, इस द्विघातीय समीकरण के क्या हो गए, ये मूल हो गए। आई बात समझ में। अब चीजें निकल के आती हैं कि मूलों का योग क्या होता है या मूलों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो इन दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पर लिखने देते हैं, बाकी चीजों को हम लोग भी मिटाएंगे और हम समझेंगे कि ये वैल्यूज जो है हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं सबसे पहली बात तो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। ये दो वैल्यूज हम लोग लिखते हैं, हम लोग को रटी हुई है, लेकिन ये बनी कैसे है, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज हमने अभी अभी समझी हैं इनसे ही मिलकर बनी है, ठीक है।
जैसे ही हम लोग प्रूव करके देख लें इसको कि वैल्यू कहां से, ठीक। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है, दोनों चीजें उठा के रख दी। तो माइनस में बी अपॉन ए कैसे आएगा, ठीक है। मैंने लिखा माइनस बी, इसको मैं अलग से लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन 2 है, कोई गलत बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने लिखा प्लस, उसके बाद मैंने लिखा रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक। वही मैंने क्या लिखा, प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया, ठीक। प्लस के बाद फिर मैंने क्या लिया वापस से माइनस बी अपॉन 2a, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। आई बात समझ में? अब समझते हैं हम लोग इन चीजों को, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, लेकिन सेम ही, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हटा देंगे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कट जाएंगे। अब ये माइनस और प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो माइनस 2b अपॉन माइनस 2a हो जाएंगे। कौन कौन सी वैल्यूज, एक तो वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। जब हमने जोड़ दिया यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास प्रूव हो गया माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकली हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की, जो किसको डिनोट कर रही है इस तरह से। आएगा समझ में? वैसे ही हमने क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा तो ये निकल गया, लेकिन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कैसे आया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं अल्फा और बीटा की वैल्यूज को निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लिया हमने, ठीक है। और हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही हमने इसे अंश को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, इसे डिनोमिनेटर को हर कोई मल्टीप्लाई कर ले तो 2a into 2a हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब एक चीज यदि आपने पढ़ी हो, क्या पढ़ा कि भैया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी होता क्या है, ठीक है, वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, ठीक है, एक समसमीका होती है, ठीक है, चरों के पद के लिए। वैसे ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या लिया, ये वैल्यूज को हम लोग a मान ले और ये वाली वैल्यू को हम क्या मान ले, b मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक, माइनस और इन दोनों का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या निकल गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, हमारा करनी हट गया, ठीक है। वैसे ही हमने क्या किया, बटे में 2 दूनी 4 4a स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गई बात? अब मैंने इसको आगे में सॉल्व किया तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो माइनस से प्लस कट गया। क्लियर हो गई बात? अब वैसे ही मैंने आगे क्या लिखा, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया और एक a से एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, c अपॉन a। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या की निकल गई दोस्तों, ये वैल्यू हमारे पास निकल गई अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की, जो हमारे पास ये लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग को रटना नहीं, इनको समझना है कि वाकई में वास्तविकता में ये बनी कैसी है, ठीक है, इन मूल्यों को कहां से लेकर के आया गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक समझा, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, ठीक है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है विविक्त कर एवं शर्तें। तो विविक्त कर क्या है भाई, कुछ नया सा वर्ड सुनने को मिला है, तो विविक्त कर को समझते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है कि भाई x की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, उसके लिए श्रीधराचार्य जी ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूला में एक चीज आपने नोटिस की हो, यदि कौन सी, ये वाली चीज है, नोटिस किया आपने, ठीक है। तो ये जो होती है ना वैल्यू, इसका मान होता है d, मतलब मैं यदि लिख दूं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू d होता है, ठीक है। तो ये d होता है, वो क्या होता है d, ठीक है। तो d होता है डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, या इसे हम कहते हैं क्या, विविक्त कर, विविक्त कर कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। विविक्त कर या विविक्त तर्क, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये विविक्त कर होता क्या वास्तव में, यह किसी द्विघाती समीकरण या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों की प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग चीजों को केवल इसलिए समझना चाह रहे हैं क्योंकि इससे हम लोग को पता लग जाए कि वैल्यूज वास्तव में जो निकलने वाली है वो है कैसी, ठीक है, किस प्रकृति की। तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सबसे पहली चीज, यदि d की वैल्यू, मान के चलिए इस वैल्यूज को देखें, तो d की वैल्यू यदि 0, ठीक है, तो d की वैल्यू जब 0 होगी, ये पूरा मान यदि 0 हो गया, ठीक है, तो इस प्लस माइनस का कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्लस माइनस यदि किसी 0 के आगे लगा है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी माइनस b अपॉन 2a, ठीक है, अर्थात अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज अपने आप में क्या हो जाएगी, माइनस b अपॉन 2a, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू 0 रखने पर मूल जो होंगे, मूल वो कैसे होंगे, बराबर एवं वास्तविक,
बराबर एवं क्या होंगे, वास्तविक होंगे, पहली चीज। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरी चीज हम लोग देखें कि ये डी जो है डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, इसकी वैल्यू यदि 0 से छोटी हो, ठीक है, 0 से छोटी का मतलब धनात्मक हो, क्या बोल सकते हैं, सॉरी, 0 से छोटी है यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऋणात्मक। ठीक है, डी की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि क्या है, ऋणात्मक है। तो यदि मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, ठीक है, 0 रखने का हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 0 से हम लोग छोटी वैल्यू रखी है, माइनस में रखी है हमने। ठीक है, तो एक चीज आपने ध्यान दी होगी क्या कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया रूट में 16, ठीक है, तो ये रूट में 16 की वैल्यू निकलती है बाहर में, ये तो 4 निकलेगी, क्या निकलेगी, -4 निकलेगी। ठीक है, तो दो चीजें निकली यहाँ पर। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है कि -16 करनी में लिखा हो, ठीक है, कभी नहीं, क्योंकि हम चीज क्या देखते हैं कि -4 इंटू -4 की वैल्यू भी प्लस में 16 आती है और +4 इंटू +4 की वैल्यू भी क्या आती है, प्लस में 16 आती है। तो हमने ये कभी देखा क्या, नहीं देखा। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रूट में यदि -1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा, जिसे हम सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, क्योंकि क्या होती है, वास्तविक ना होकर के काल्पनिक होती है। तो वैसे ही यदि यहाँ पर वैल्यू यदि करने में माइनस में आएगी तो वो चीज क्या होगी, काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक। ठीक, अच्छा एक चीज, दो चीजें हमने समझ ली, कौन कौन सी दो शर्तें हैं। ठीक है, वैसे एक तीसरी एक और चीज है क्या, हमने देखा कि बराबर हो, छोटी हो। अब हम देखते हैं कि बड़ी हो, डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब कि वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो। ठीक, वैल्यू यदि धनात्मक हो, क्लियर। यदि मैंने यहाँ पे वैल्यू धनात्मक लिखी है, ठीक है, तो यहाँ क्या निकलेंगे, मान 2 निकलेंगे। ठीक है, तो मान क्या निकलेंगे, वास्तविक निकलेंगे और अलग अलग निकलेंगे। क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। एक प्लस वाली वैल्यू निकलेगी और एक माइनस वाली निकलेगी। ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यू कैसी होंगी, वास्तविक होंगी। क्या बात समझ में, ये तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने द्विघाती समीकरण से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, उनके मूल, विविक्त कर, ठीक है, मूलों के गुणन और उनके योग, ठीक है, और ऐसे ही कई सारी चीजों को हमने बहुपद, चर, अचर से लेकर के एंडिंग तक, विविध कर तक सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में क्लियर किया है। ठीक है, इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं उन सभी चीजों को हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को देखें पूरा, इसके बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो उनको कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, इस पर जो भी रिस्पॉन्ड करना है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। जय भारत।